हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा अकबर और महाराणा प्रताप ने कहां बनाई, अकबर ने हरावल और चंदावल भाग का नेतृत्व किसको सौंपा, महाराणा प्रताप ने हरावल और चंदावल भाग का नेतृत्व किसको सौंपा, अकबर के हाथी का क्या नाम था और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, इसका अध्ययन किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को किस किस नाम से जाना गया है और कौन से इतिहासकार ने उसे किसी की संज्ञा दी है, उसका अध्ययन किया था। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम हल्दी घाटी का युद्ध कैसे होता है, कब होता है, उस युद्ध में प्रताप किस तरह से घायल होते हैं और फिर प्रताप के घोड़े की कहाँ मृत्यु होती है, हल्दी घाटी के युद्ध में राज मुकुट कौन धारण करता है, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। हमारा कल का चैलेंज क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा, जिसका जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड। और दूसरा क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, जिसका जवाब होगा मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी ने। और इन सब का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में प्रियंका सैनी इंदरपुरा से, नरेंद्र सिंह नरूका मोतीपुरा से, पूनम कुमारी बामलास से, चंदा सैनी इंदरपुरा से महत्वपूर्ण विद्यार्थी थे जिन्होंने इनका जवाब दिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज दोस्तों हम हल्दी घाटी युद्ध के वर्णन की बात करने जा रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था। अधिक समय न लेते हुए देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध है, उसकी 2 तिथि कल मैंने बताई थी, लेकिन आपको विशेष कौन सी याद रखनी है, 18 जून 1576 ईस्वी को, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन अगर कंपटीशन के एग्जाम में गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तब आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए, 21 जून की तरफ होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ही अकबर कहाँ आया हुआ है, अजमेर आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है, अजमेर आया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि मान सिंह को जब ये हल्दी घाटी युद्ध की सेना का नेतृत्व सौंपा गया, तब उसने अपना सबसे पहला शिविर कहाँ लगाया। हम इसे 2 पार्टों में बांट देते हैं। एक तरफ अकबर की सेना हो गई और एक तरफ प्रताप की सेना हो गई। प्रताप कौन, महाराणा प्रताप। अब होता क्या है कि जैसे ही अकबर मान सिंह को आदेश देता है, किसके लिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए मान सिंह प्रथम को आदेश देता है, तो मान सिंह प्रथम सेना लेकर सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, मांडलगढ़ में पहुंचता है। और ये मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में है। इस भीलवाड़ा जिले की जो आकृति है वो कैसी है, आयत के जैसी है। कैसी है, आयत के जैसी है। तो ध्यान रखना है कि मान सिंह ने अपना प्रथम शिविर हल्दी घाटी युद्ध में जाने से पहले अपना प्रथम शिविर कहाँ लगाया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगाया था, जहां पर मान सिंह ने अपनी सेना को यानी मुगल सेना को 21 दिनों का, कितने दिनों का,
21 दिनों का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। क्यों? क्योंकि मुगल सेना पहाड़ों में युद्ध करना नहीं जानती थी। मुगल सेना पहाड़ों में युद्ध करना नहीं जानती थी और मेवाड़ी सेना पहाड़ों में युद्ध करने की कला में निपुण थी। इसलिए मान सिंह ये चाहता था कि मुगल सेना को पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह हमारी कमजोरी ना बने। इसलिए मांडलगढ़ में लाकर यहाँ पर उसने अपना पड़ाव 2 महीने तक डाला, लेकिन 21 दिनों का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। कोई भी आपसे पूछ ले कि मान सिंह ने अपना पहला शिविर कहाँ लगाया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगाया और कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया, 21 दिनों का प्रशिक्षण दिया। कौन सा प्रशिक्षण? पहाड़ी प्रशिक्षण। और उसके बाद मान सिंह ने अपना अंतिम शिविर कहाँ लगाया, सवाल यही उठता है। मांडलगढ़ के बाद खमलोर गया था, लेकिन हमें तो अंतिम शिविर याद रखना है। अंतिम शिविर कहाँ लगाया ये भी आपको पता होना चाहिए। मोलेला नामक गांव में लगाया। कहाँ लगाया? मोलेला नामक गांव में लगाया था। ये मोलेला नामक गांव है, वह कहाँ है? राजसमंद में है। और राजसमंद की जो आकृति है वह कैसी है? तिलक के जैसी है। कैसी है? तिलक के जैसी है। तो ध्यान रखना है कि मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में जाने से पहले पहला शिविर कहाँ लगाया? मांडलगढ़। और अंतिम शिविर कहाँ लगाया? मोलेला नामक गांव में लगाया, जो हल्दी घाटी से लगभग 6 मील की दूरी पर था। अब दूसरी तरफ अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप अपनी सेना लेकर कहां से रवाना होता है? कुंभलगढ़ से रवाना होता है। और यही इसका पहला शिविर है, यानी प्रथम शिविर कहाँ है महाराणा प्रताप का? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। लेकिन अगर अंतिम शिविर की बात की जाए कि महाराणा कुंभा ने अपना अंतिम शिविर कहाँ लगाया, तो महाराणा कुंभा ने अपना अंतिम शिविर हल्दी घाटी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लोसिंग। उस गांव में अपना अंतिम शिविर लगाया था। और ये लोसिंग भी कहाँ है? राजसमंद में ही है। और राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तिलक के जैसी है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि मान सिंह ने अपना पहला शिविर मांडलगढ़ में, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में, मान सिंह ने अपना अंतिम शिविर मोलेला राजसमंद में और महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम शिविर लोसिंग राजसमंद में लगाया था। और यहाँ पर एक मैदान था जिसका नाम था हल्दी घाटी का मैदान। तो यहां से तो प्रताप अपनी सेना लेकर रवाना होता है। कहां से? लोसिंग से। और मोलेला से मान सिंह अपनी सेना लेकर रवाना होता है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखनी है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर युद्ध करने के लिए नहीं आया था। अब दोस्तों दोनों की सेनाएं कहां पहुंच गई? हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गई। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ले लिया होगा? वेरी गुड। अब दोस्तों हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे चला, किस प्रकार प्रारंभ हुआ। देखो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना का एक व्यू रचना बनाते हैं कि किस प्रकार से उसने अपनी सेना को खड़ा किया था। ये तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। कौन? हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी था। और ये मैदान हो गया कौन सा? हल्दी घाटी का मैदान हो गया। कौन सा मैदान हो गया? हल्दी घाटी का मैदान हो गया। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। तो सबसे पहले आगे कौन है? हकीम खां सूरी है। उसके बाद
महाराणा प्रताप की सेना के कुछ सैनिक खड़े हो गए। महाराणा प्रताप की सेना के कुछ सैनिक खड़े हो गए, ध्यान रखना है। फिर कौन खड़ा हुआ? स्वयं प्रताप खड़ा हो गया। यानी बीच में कौन खड़ा हुआ? प्रताप खड़ा हो गया। उसके बाद फिर से कौन आ गए? सैनिक आ गए। और सैनिकों के बाद सबसे अंत में कौन खड़ा हुआ था? एक भील सेनापति था जिसका नाम क्या था? राणा पूंजा। क्या नाम था? राणा पूंजा। ये कौन है? पूंजा है। और ये कौन थे? भील सेनापति थे, याद रखना, भील सेनापति। एकमात्र भील था जिसे राणा प्रताप ने क्या लगाने की अनुमति दी थी? राणा लगाने की अनुमति दी थी। और एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी। तो इस प्रकार से प्रताप ने अपनी सेना को खड़ा कर दिया। अब हल्दी घाटी के मैदान की एक तरफ तो किसकी सेना है? प्रताप की सेना है। लेकिन दूसरी तरफ किसकी सेना है? मान सिंह की सेना है। तो यहाँ पर सबसे आगे आगे कौन खड़ा हो गया? मान सिंह खड़ा हो गया। मुगल सेना के इतिहास में यह पहली बार था जब इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व किसी हिंदू सेनापति को सौंपा गया था। और ये मान सिंह प्रथम आमेर से था, कछवाहा वंश से था और अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने के लिए आया था। अब मान सिंह के ठीक पीछे बहुत सारे सैनिक खड़े हो गए। एक कवि थे जिनका नाम था श्यामल दास ददीवाड़िया, कल मैंने आपको बताया भी था। उनके अनुसार मान सिंह की सेना में लगभग 3,20,000 सैनिक थे और प्रताप की सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, यानी 4:1 का सीरा था। अब मान सिंह ने सबसे पीछे पीछे किसको खड़ा कर दिया? अपने साथ आए मुस्लिम सेनापति को खड़ा कर दिया जिसका नाम क्या था? आशफी खां। यानी मुगल सेना में चंदावल भाग का नेतृत्व, किसका? चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? आसफ खां। और हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? हकीम खां सूरी। ढोलान भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? ढोलान भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? स्वयं प्रताप। और चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? राणा पूंजा कर रहा है। कौन कर रहा है? राणा पूंजा कर रहा है। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग कितने सैनिक है? 80,000। और मान सिंह की सेना में लगभग कितने सैनिक है? 3,20,000। इतने 3,20,000। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ राम सिंह तंवर ग्वालियर से, राम सिंह तंवर ग्वालियर से, राम रख पंवार कहां से थे? सिरोही से। जो इनके ससुर थे कृष्णदास चुंडावत, जिसने राज्याभिषेक के समय प्रताप के कमर पर क्या बांधी थी? तलवार बांधी थी। यह भी प्रताप के साथ आया था। विशेष बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे आए थे। झाला बिदा, जिसे झाला मन्ना भी कहते हैं, बड़ी सादड़ी से। कहां से? बड़ी सादड़ी से। आखेराज सोनगरा नाना जी थे। कहां से? पाली से। आखेराज सोनगरा कहां से थे? पाली से, जो इनके नाना जी थे। ये सब महाराणा प्रताप के साथ इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन इस युद्ध में ये सारे के सारे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्ति हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्ति हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि राम सिंह तंवर, राम रख पंवार, कृष्णदास चुंडावती, झाला बिदा, बड़ी सादड़ी, आखेराज सोनगरा, ये सारे के सारे महाराणा प्रताप के साथ इस सेना में थे और सारे के सारे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्ति हो जाते हैं। अब होता क्या है
कि इन दोनों सेनाओं के मध्य प्रातः 8 बजे युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 8 AM पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है और 11 बजे सूर्य अपनी किरणों से इतना अधिक तेज डालता है, अर्थात प्रकाश इतना अधिक तेज हो जाता है कि दोनों की जो सेनाएं हैं वो सूर्य की इस गर्मी से थोड़ी थोड़ी घायल होने लगती है। लेकिन राजपूत सेना को पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने की आदत थी। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने मान सिंह की सेना के साथ मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने की पूरी योजना बना ली थी। अब होता क्या है, युद्ध चल रहा होता है, लेकिन 11 बजे के बाद जैसे ही 2 बजते हैं तो क्या होता है कि महाराणा प्रताप आवेश में आकर अपना घोड़ा लेकर सेना को चीरते चीरते कहां पहुंच जाते हैं, मान सिंह के हाथी मर्दाना के पास पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ तो क्या है, मर्दाना है, यहां तो मान सिंह का हाथी है जिस पर मान सिंह बैठा हुआ है, और एक तरफ ही घोड़ा है जिस पर कौन बैठा हुआ है, महाराणा प्रताप बैठा हुआ है। अब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ पूरी सेना को चीरता हुआ मर्दाना हाथी के पास पहुंच जाता है और अपने घोड़े चेतक के दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका देता है। ये बात किसके द्वारा बताई गई है, रणछोड़ी भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में एक अमर काव्य नामक वंशावली लिखी गई है, एक ग्रंथ लिखा गया है। उसके अनुसार बताया गया है कि चेतक के महाराणा प्रताप अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी मर्दाना के मस्तक पर टिका देते हैं और भाले से इतनी तीव्र गति से प्रहार करते कि मान सिंह ये सोचता है कि मैं तो गया। तो मान सिंह जो हाथी के ऊपर पालकी सी बनी हुई रहती है उसको होद्दा कहते हैं, उस होद्दे में झुककर अपनी जान बचाता है। लेकिन मान सिंह का जो हाथी चलाने वाला व्यक्ति है जिसे क्या कहते हैं, महावत, वह मारा जाता है। इस दृश्य को देखकर एक बार कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया, क्योंकि यह दृश्य मुगलों की सेना ने भी पहली बार देखा और राजपूत सेना ने भी पहली बार देखा कि एक घोड़ा है वह हाथी के मस्तक पर अपने पैर टिका रहा है और राजा के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि या तो मान सिंह ही मर गए या महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और जैसे ही महाराणा प्रताप ने यह सोचा कि मान सिंह की मृत्यु हो गई है, चेतक ने यह सोचा कि मान सिंह मारा जा चुका है, तो चेतक अपने दोनों पैर वापस जब नीचे उतार रहा था तो मर्दाना हाथी के जो सूंड के पास दांत थे उन दांतों पे एक तलवार बांधी हुई थी, एक कटार लगी हुई थी। उससे क्या हुआ, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का एक पैर है उसके कट लग गया। अब चेतक के समझ में आ गया था कि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जहर फैल चुका है। जैसे ही चेतक घायल हुआ तो यहाँ महाराणा प्रताप है वह चारों तरफ से मुगल सेना द्वारा घेर लिए गए। पहले तो मेवाड़ी सेना आ गई और उसके बाद चारों तरफ मुगल सेना आ गई। इस स्थिति में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ध्यान रखना यहाँ पर विशेष कौन है, राम रख पंवार ससुर है, वो महाराणा प्रताप को इस रास्ते से निकालने के लिए आते हैं और महाराणा प्रताप को इधर ले आते हैं। दूसरी तरफ जो झाला बीदा थे ये महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना राज मुकुट और तलवार है वह मुझे दीजिए और आप इस युद्ध से चले जाइए क्योंकि आपका बचना बहुत जरूरी है, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही मेवाड़ के गौरव को बनाए रख सकते हैं। तभी महाराणा प्रताप राज मुकुट और तलवार किसको देते, झाला बिद्दा को देते जो बड़ी सादड़ी का था। और यह महाराणा प्रताप के स्थान पर युद्ध करता है और लड़ता हुआ मारा जाता है। राम सिंह तंवर भी मारा जाता है, रामरथ पंवार भी मारा जाता है, कृष्णदास चुंडावत भी वीर से गति को प्राप्त हो जाते हैं, झाला बीदा भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अखेराज सोनगरा भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप पीछे से कहां निकल गए,
कहाँ निकल गए? हल्दी घाटी के मैदान से बहुत दूर निकल गए। मुगल सेना ने सोचा कि यहाँ महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं, जबकि कौन था? झाला बीदा थे, जो बड़ी सादड़ी से थे। ये युद्ध करते हुए मारे गए। अब यहां से प्रताप कहाँ जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब होता क्या है कि मुगल सेना में एक सेनापति जिसका नाम है मेहतर खां, वह युद्ध के दौरान एक आवाज लगाता है कि बादशाह अकबर स्वयं बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। तब मुगल सेना में एक नया जोश आ गया और मुगल सेना ने मेवाड़ी सेना को पराजित कर दिया। देखते ही देखते युद्ध के मैदान में केवल मुगल सेना के सैनिक रह गए, कोई भी मेवाड़ी सैनिक नहीं रहा। और प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से बहुत दूर जा चुके थे। इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध है वह पूर्ण हुआ। कुछ इतिहासकार तो इसमें अकबर की विजय बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसमें प्रताप की विजय बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रताप को बंदी बनाना। न तो वह प्रताप को अपने अधीन कर सका और ना ही प्रताप को वह बंदी बना सका। इसलिए इस युद्ध में अकबर की विजय कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आधुनिक जो इतिहासकार है, आधुनिक इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय बताते हैं, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया था। अब हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से बाहर जाते हैं अपने घोड़े चेतक के साथ, तो कहां पहुंचते हैं और अपना इलाज कहां करवाते हैं, उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। जिससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। वेरी गुड। तो ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों के निकट मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य, जिसमें कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर की विजय हुई है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्रताप की विजय हुई है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं? प्रताप की विजय हुई थी। अब देखो, जैसे यह हल्दी घाटी का मैदान है, कौन सा मैदान है? हल्दी घाटी का मैदान। यहां से प्रताप कहां गए? ध्यान रखना है, यहां से प्रताप है वह कहां गए, इतना ध्यान रखना आपको। प्रताप सीधा कहां गए? एक गांव है जिसका नाम है बलीचा, और यहां पर एक नाला था लगभग 22 फीट चौड़ा था। कौन से गांव में? बलीचा नामक गांव में, जो कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। तो देखो दोस्तों, प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ यहाँ पहुंचे, लेकिन इस नाले को पार करते समय चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी बलीचा गांव में चेतक का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है, यानी कि चेतक का समाधि स्थल बना हुआ है। जब प्रताप यहाँ से जा रहे थे हल्दी घाटी के मैदान से, तब मुगलों के 2 सेनापतियों ने प्रताप का पीछा किया। उस दृश्य को किसने देख लिया? प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, जो पहले मुगलों के पास चला गया था। उसने उन दोनों मुगल सेनापतियों की हत्या कर दी और महाराणा प्रताप की सहायता की और उन्हें अपना घोड़ा दे दिया और माफी भी मांगी। क्यों? क्योंकि पहले ये मुगलों के पास से चला गया था। अब बलीचा नामक गांव में चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और वहीं पर क्या बना हुआ? चेतक का चबूतरा, यानी चेतक का समाधि स्थल बना हुआ है। इसके बाद प्रताप एक गांव है जिसका नाम है कोल्यारी गांव, वहां जाते हैं और वहां पर अपना क्या करवाते हैं? इलाज करवाते हैं। प्रश्न कोई पूछ ले कि प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना इलाज कहाँ करवाया था? कोल्यारी नामक गांव में करवाया था। कहां पर करवाया था? कोल्यारी नामक गांव में करवाया था। और फिर वहां से सीधे कहां जाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में जाते हैं। कहां चले जाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते हैं। कौन? प्रताप। दूसरी तरफ अकबर की सेना की अगर बात की जाए, यानी मुगल सेना की बात की जाए,
तो मुगल सेना यहां से सीधी कहां जाती है? गोगुंदा जाती है। कहां जाती है? गोगुंदा जाती है और गोगुंदा पर अपना क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। इसके बाद ये मुगल सेना कई बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करती है। क्या करती है? आक्रमण करती है, लेकिन हर बार क्या होती है? असफल होती है। इस कारण यह मुगल सेना गोगुंदा से वापस कहां चली जाती है? अजमेर चली जाती है। कहां चली जाती है? अजमेर चली जाती है। ध्यान रखना है, हल्दी घाटी युद्ध से महाराणा प्रताप अपने घोड़े से चेतक के साथ कहां पहुंचते हैं? बलीचा, जहां पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। फिर कहां पहुंचते हैं? कोलियारी, जहां पर प्रताप अपना इलाज करवाते हैं। फिर कहां पहुंचते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इधर मुगल जो सेना है वह कहां जाती है? मुगल सेना कहां जाती है? गोगुंदा में जाती है और गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लेती है। जैसे ही मुगल सेना को यह पता चलता है कि प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंच चुके हैं, तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग पर कई बार आक्रमण करती है, लेकिन असफल रहती है, अधिकार नहीं कर पाती है और अंत में निराश होकर वापस से अजमेर चली जाती है। जब वापस अजमेर जाते हैं तो अकबर मान सिंह से नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर ने मान सिंह को इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व सौंपा था और मान सिंह को जब भी अकबर के पास राजदूत के रूप में अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा गया था, उस वक्त मान सिंह ने कहा था कि महाराज आप तलवार मुझे दीजिए, मैं उस टेढ़े प्रताप को सीधा करके लाऊंगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अकबर मान सिंह से नाराज हो गया और उसने मान सिंह से मिलने के लिए मना कर दिया। कुछ समय के लिए मान सिंह की उसने, आसफ खां की उसने ड्योढ़ी बंद कर दी थी। किसने? अकबर ने। ये जो बलीचा गांव है, इस बलीचा गांव में एक भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IMI की भी स्थापना की गई है, जो राजस्थान में एकमात्र संस्थान है। नाम क्या है? IMI भी बोल सकते हो और भारतीय प्रबंध संस्थान भी बोल सकते हो। ध्यान रखना है। इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। किंतु यहीं पर प्रताप के और अकबर के अभियान नहीं रुकते हैं। उसके बाद साहबाज खान को भेजा जाता है, बहुत सारे अभियान होते हैं, लेकिन हर बार अकबर को क्या करना पड़ता है? असफल होना पड़ता है। महाराणा प्रताप ने जीवन में कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन दुर्भाग्यवश से एक बार धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। एक ऐसा महाराणा प्रताप था जिसने शाही शिविर में अपने घोड़ों को भेजकर भी उन्हें दाग नहीं लगने दिया था, जिसने कभी भी अपनी पगड़ी किसी के सामने नहीं झुकाई थी। उसकी मृत्यु पर अकबर भी फपक फपक कर रोया था। कोई ना कोई बात तो थी उसमें, इसीलिए अकबर भी रोया था। ध्यान रखना है, चेतक पर सवार होकर जब महाराणा प्रताप आता था तो बाबर की औलादों के भी कच्चे गीले हो जाया करते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि महाराणा प्रताप के कौन से हाथी का नाम अकबर ने पीर प्रसाद रखा था? महाराणा प्रताप के कौन से हाथी का नाम अकबर ने पीर प्रसाद रखा था? जय हिंद, जय भारत।